हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका उड़ीसा एसएसबी का एग्जाम एकदम पास आ रहा है, ठीक है। तो हमने यूट्यूब पे काफी क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। ये जैसे आज मॉक टेस्ट 5 था तो उसी का पेपर है। और इसमें हमने गुजरात सेट का भी हाल में ही पेपर हुआ था ना, उसका हमने क्वेश्चन रखा था। तो एक्चुअली में हम आपको वही सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पे। तो देखिए हमारे पास ना 5 मॉक टेस्ट है, जो कि आप कितने में ज्वाइन कर सकते हैं, 100 RS दे के ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ज्वाइन करना वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे आप अपने आप पे भरोसा रखो। मॉक टेस्ट तो मैं आपको एक जरिया बता रहा हूँ कि आप अगर लास्ट टाइम पे देखना चाहते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे, जैसे ये 5वें का है, आप क्वेश्चन देख सकते हो ना। हमने मैचिंग टाइप का यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो लास्ट टाइम पे अगर ये 500 क्वेश्चन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये तो लास्ट पेपर का है। जैसे हम यहाँ पे क्या देंगे, आपको टेस्ट का एक्सेस भी दे देंगे और ये पीडीएफ का सोल्यूशन भी दे देंगे पांचों का। तो क्या करोगे, स्क्रॉल करके जाओगे तो शायद आपके दिमाग में रहे तो आप थोड़ा बढ़िया से कर लोगे, और कुछ नहीं है। ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ये वाला मॉक टेस्ट जो 100 रुपए का है, हम 5 मॉक टेस्ट इसमें देते हैं विथ पीडीएफ सोल्यूशन। चलो जल्दी से ऊपर आते हैं और अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो काफी टाइम हो जाएगा ना। जो राजस्थान के, नहीं, गुजरात सेट के पेपर में आया था ना, अभी हाल में ही। तो पहला क्वेश्चन है टर्मिनेटर सीड के बारे में। देखो क्या होता है कि टर्मिनेटर सीड जैसे हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं ना जी, हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं उसका सीड आप जर्मिनेट कराओगे तो वो हो सकता है जर्मिनेट कर जाए, लेकिन वो ना ऐसे करके उसका पैदावार इल्ड नहीं होता। तो टर्मिनेटर सीड क्या टेक्नोलॉजी है भैया, सीड जो रहता है टर्मिनेटर सीड वाला, उसका आप लगाओगे पहली बार तो प्लांट बनेंगे, वो सीड भी बनाएंगे, लेकिन वो सीड जो रहता है वो जर्मिनेट ही नहीं करता। तो पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सेल को बाहर से अंदर कुछ लाना होता है ना, सेल उसको, सेल मेम्ब्रेन पकड़ता है, ऐसे करके अंदर की तरफ होता है इन्वेजिनेट, और यहाँ पे क्लैथरीन आके बाइंड कर लेता है। फिर यहाँ पे ये पिंच ऑफ होता है, ऐसे बनता है, और इसका क्या होता है, क्लैथरीन यहाँ पे बाइंड किया जाता है और आके ये अगला काम करता है। तो क्लैथरीन रिसेप्टर मेडिएटेड में काम करता है ना। अब देखो इसमें से पूछ रहा है कि सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम है, लेकिन कौन है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है। तो यन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, ये भी होता है आरईआर में। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी होता है, लेकिन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जो होता है वो भी आपका आरईआर में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भैया, वो 3 KB का एक प्रमोटर उसने ले लिया। ये मान लो 3 KB का ये क्या है, प्रमोटर है, 3 किलोबाइट का। 1 किलोबाइट में 1000 बेस पेयर होते हैं ना। अब उसको क्या कर रहा है कि उसको एक mRNA के अंदर उसको डालना है एक प्रमोटर को। तो पूछ रहा है कि भैया एक mRNA है जिसके पास देखो 5 प्राइम यूटीआर है, 3 प्राइम यूटीआर है। एक यूटीआर पे 280 बेस पेयर है, दूसरे पे 170 है, और उसके पास 3 एक्जान है ये, और 2 इंट्रान है ये। तो पूछ रहा है कि मैच्योर ये mRNA में कितना केबी का बनेगा। तो ये 3 KB, देखो ये mRNA का पार्ट नहीं है तो इसे जोड़ोगे नहीं। अब देखो क्या करना है, बस इसको घटा देना है, इंट्रॉन को कट कर दिया जाता है। जब स्प्लाइसिंग करते हैं ना, क्या होता है कि प्रोसेसिंग आप आरएनए करते हैं तो इंट्रॉन को कट करके निकाल देते हैं। तो ये भैया निकल जाएगा आपका, जो आपका 3.7 KB रहेगा। अब इसको इसको जोड़ना है तो सिंपली कैसे जोड़ोगे, 4 2 6, 7.2 आ गया। तो बहुत लोग कहेंगे भैया 7.2 KB होगा आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसको भी जोड़ोगे, ये 280 और 170 को, तो 280 में क्या करोगे, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 0.28 प्लस कितना आएगा, 0.17। कितना आएगा पता है ये, 875 213 इतना आ जाएगा, 0.45। तो आपको क्या करना है, 7.2 में 0.45 को जोड़ देना है। ठीक है, इधर करते हैं, 7.2 को 0.45 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 567, 7.65 आएगा इसका राइट आंसर। समझ गया ना। अरे भाई बेस पेयर मतलब 1 KB में 1000 बेस पेयर होता है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 प्राइम और 5 प्राइम यूटीआर मैच्योर आने का पार्ट होता है। प्रमोटर को नहीं जोड़ोगे। समझ गए ना। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं फिर से बताऊंगा। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक आरआरएनए इज नॉट ट्रांसक्राइब बाय द सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब किससे हो गए? RP1 से। आरएनए पॉलीमरेज 1 से ये सब ट्रांसक्राइब होंगे तो ये सारे एक से हो जाएंगे, यही कहने का मतलब है। इसका जो होगा ट्रांसक्रिप्शन वो RP3 से होगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। समझे भैया? आगे चलते हैं। सल्फोनामाइड, ये हमने कितने बार बताया कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर इनहिबिशन जब आप पढ़ोगे तो क्या होता है, बैक्टीरिया को ना जिंदा रहने के लिए फोलिक एसिड का सिंथेसिस लगातार कराना होता है। लेकिन अब क्या होता है कि देखो उसको सल्फा ड्रग जब बैक्टीरिया में दे देते हो तो वो फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और बैक्टीरिया बेचारा मर जाता है तड़प तड़प के। तो ये होगा टेट्रा हाइड्रोफोलेट, राइट आंसर इसका। जी प्रोटीन के लिए कौन सा फॉल्स है? देखो सेल सिग्नलिंग में बेसिक जीपीसीआर होता है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो यहाँ पे सिग्नल कास्केड इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है। जी प्रोटीन जो होता है 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। दे बाइंड एंड रेगुलेटेड बाय ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही बात है। दे बिकम एक्टिवेटेड व्हेन बाउंड टू जीटीपी। जीडीपी से बाउंड होता है तो इनएक्टिवेटेड होता है, जब जीटीपी से बाइंड होता है तब होता है एक्टिवेटेड। ये बात आप जहन में अपने रखो। गॉट इट? तो ये होगा इनकरेक्ट और राइट आंसर ही होगा। दे नीड टू बी एक्टिव बिफोर द सेल कैन मेक नीडेड इन सीएमपी, बिल्कुल सही बात है भैया, जीटीपी से बाइंड करेगा। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, आइजैक एंड लिंडेमैन ने खोजा था इसको। उन्होंने बताया था कि एक अगर सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो रहा है तो वो क्या करता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करता है, जो नेबरिंग सेल को जाके बताता है भैया अपने दरवाजे, अपने जो सारे चैनल हैं, ठीक है, उसको बंद कर लो नहीं तो वहां से वायरस एंटर कर जाएगा। तो वो इंटरफेरॉन होते हैं ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कह रहा भैया इसमें से कौन सा है जो नॉट एसोसिएटेड है टिपिकल नॉर्मल सेल सिग्नलिंग? देखो सेल सिग्नलिंग होता है तो जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है, जहां पे जीडीपी को बदल के जीटीपी लग जाता है और एक्टिव हो जाता है, ई होता है। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड मैसेंजर सीएमपी और आईपी3, दो पाथवे होते हैं, सीएमपी पाथवे, आईपी3 डैक पाथवे, तो ये होता है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज होता है। लेकिन ई जो कह रहा है रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम द माइटोकांड्रिया, तो ये पता है नॉर्मल सिग्नलिंग में नहीं होता। ये कब होता है? जब एक सेल का दिन आ गया होता है मरने का। कैसा? एपोप्टोसिस करवाने का, एपोप्टोसिस करवाने का। ठीक है, सेल को मरना होता है। तो वो क्या करता है भैया, दो मेम्ब्रेन ऐसे होता है लीफलेट के फॉर्म में ना, तो यहाँ पे होता है फास्फोटाइडल सेरीन। तो इसको सेल को डेथ कराना, ये पूरा सेल का यूनिट है, मान लो ये इनर इनर लीफलेट है, ये आउटर लीफलेट है। तो यहाँ से फास्फोटाइडल सेरीन फ्लिप आउट होके ऊपर आ जाता है और सिग्नल भेजता है कि भैया अब हम मरने वाले हैं, आओ आओ हमको ले चलो इस दुनिया से, हमारा दिन पूरा हो गया है। तो क्या होता है, फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन आते हैं। ठीक है, फिर माइटोकांड्रिया साइटोक्रोम सी रिलीज करता है, एपेप्टोसोम से बाइंड होके एपैफ1 से बाइंड होके एपेप्टोसोम बनता है। बिड बिम्बेक पुमानोक्सा एपाफ एपाफ1 सब आते हैं और सेल को मार देते हैं। आप कहोगे सर आप इतना इजीली कैसे बता देते हैं? भैया मेहनत करो, आपका एग्जाम हो जा रहा है, अगर सेलेक्ट हो जा रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। टीचर, अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। प्रोफेसर लोग होते हैं उनको इतना काम होता है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, ई करना है, लैब में ही करना है, वो लोग उतना नहीं, वो लोग अपना ही काम करते कि हमने ये प्रोटीन बनाया, ये था थ्री स्ट्रक्चर, ये प्रोटियोमिक्स, ये जीनोमिक्स। वो लोग बेसिक पे नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन आप टीचर बनना तो आप पहले बच्चों को बेसिक्स पे ध्यान देना, बताना कि आखिरकार क्या चीज है, मतलब इस तरह पढ़ाना कि सामने वालों को समझ में आए। मैं वही ट्राई करता हूँ। और कैसा लगता है बताओ कमेंट सेक्शन में, समझ में आता है? अरे लिख दो भैया कमेंट सेक्शन में, लिखते हो तो हमको बढ़िया लगता है। चलो आगे चलते हैं। चलो, जब सीड होता है, देखो सीड जरूरी नहीं कि वो तुरंत सीड बना प्लांट के अंदर और तुरंत जर्मिनेट कर जाता है, नहीं, सीड क्या होता है कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। और सीड को डोरमेंस रखने के लिए कौन रोल प्ले करता है? एब्सिसिक एसिड। और सीड को जर्मिनेट कराने के लिए कौन रोल प्ले करता है? कौन? हाँ, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के साथ मिलके। क्वेश्चंस क्या होता है, ये भी डार्विन्सियो का क्वेश्चन है। हिब्रिनेशन और एस्टिवेशन ये सुस्ताने वाली फेनामेना है। जब जानवर बहुत थक जाता है ठंडी के दिनों में तो वो डीप निद्रा में चला जाता है, ठंड में हिब्रिनेशन बोलते हैं। गर्मी में जब बहुत घाम लग जाता है, अब कहोगे गुरुजी घाम क्या है? अरे यार धूप, सनलाइट, जब उसको लग जाता है तो वो पेड़ के छांव में सुस्ताने लगता है। ठीक है, बिल के अंदर घुस जाता है, तो उसे एस्टिवेशन। टेक्सोनॉमी में एस्टिवेशन अलग होता है। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला।
इन प्लांट द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो सीड बन जा रहा है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मैं कहूंगा तो गुस्सा हो जाओगे, मतलब बेबी का बर्थ हो जा रहा है मैरिज से पहले ही, समझ रहे हो? तो ये इसे वर्जिन बर्थ बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज द वर्जिन बर्थ। पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीडलेस फ्रूट। एपोस्पोरी इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट द स्पोरिक मियोसिस। समझ गए ना? एपोमिक्सिस आप कमेंट सेक्शन में बता दो, विंकलर ने खोजा था 1908 में एपोमिक्सिस। क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हायर प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के रोल प्ले करता है? देखो कोबाल्ट है भैया, कोबाल्ट। कोबाल्ट होगा। हाँ, कोबाल्ट। मॉलिब्डेनम होना चाहिए यहाँ पे। कोबाल्ट N2। मॉलिब्डेनम होता तो सही रहता। कोबाल्ट कहीं पे रोल प्ले करता है क्या? इसको चेक कर लेना एक बार। जैसे बोरान देखो, सबका देख लो यार, जब कंफ्यूजन हो ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम योर गुरु जी। तो यहाँ से एक नहीं बन रहा है, लेकिन देखो ये बोरान ना, बोरान का देख लो। देखो शुगर का ट्रांसलोकेशन में पॉलन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पॉलन जर्मिनेशन में ये करता है। सिलिकॉन जो होता है कहाँ पे होता है? जो पत्तियां होती है मोनोकाट का, वहां पे। सिलिकॉन कहाँ पे होता है? और देखो वो जो इक्विसिटम होता है वहां पे होता है। फास्फोरस जो होता है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है। और कोबाल्ट देख लेना नाइट्रोजन फिक्सेशन में है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भैया हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल। देखो एक अमोनिया के फिक्सेशन के लिए पूछे ना, तो हम कहें एक अमोनिया को फिक्स करने में कितना एटीपी लगता है, एक अमोनिया अगर वहां पे लिखे तब एक अमोनिया मॉलिक्यूल, तो एट एटीपी बताना। अगर यहाँ पे 2 अमोनियम दे दिया तो आप 16 एटीपी मारना। और इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे, कितना इलेक्ट्रॉन लगता है नाइट्रिफिकेशन में 6 8 का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो बात मेरा? हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो फास्फोरस और सल्फर को सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट मानते हैं भैया। ओके। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्रिस्पर केस 9 क्या है भैया? ये देखो क्रिस्पर केस 9 एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर अगर जीन कोई ऐसे डिफेक्ट आ गया है तो उसको वहां से निकाल सकते हैं, बढ़िया वाला जीन डाल सकते हैं क्रिस्पर। ठीक है, कस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस जीन बोलते हैं शायद, जो भी है देख लेना फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं यार, फुल फॉर्म। चलो ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है कि भैया देखो द पॉपुलेशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज, मतलब देखो ना दो स्पीसीज हैं। ये देखो ऐसे स्पीसीज हैं, इनके बीच में एक क्या कर रहा है, माउंटेन आ गया है। जियो माउंटेन बैरियर है, तो ये जियोग्राफिकल बैरियर है। और याद रखना कि जहां पे कोई जियोग्राफिकल नदी आ गया, माउंटेन आ गया, पहाड़ आ गया, या भूस्खलन हो गया, जहां पे कोई क्या कनेक्शन नहीं बचा है, नदी आ गया, तो वो क्या होगा भैया? वो होगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। जियोग्राफिकल बैरियर मतलब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। समझ रहे हो बात को? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन जब हम बनाते हैं तो जो इंसुलिन का चैन ए और चैन बी रहता है उसको अलग अलग हम क्यों प्रोड्यूस कराते हैं? अलग अलग इसलिए प्रोड्यूस कराते हैं ताकि दोनों का प्रोपोर्शन सही रहे। मतलब अगर 10 चैन बने ए का तो 10 चैन बी का बने, बाद में उसको जोड़ के हम बना देते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन का सिंथेसिस इली लिली कंपनी में कराया गया था, ह्यूमुलिन उसको बोले थे। अगला क्वेश्चन है भैया कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका जिसके जिसका बेस्ड है कि माइग्रेशन ऑफ डीएनए होता है, उसके बेसिस पे आप पता कर लोगे कि हाँ भैया हमारा प्रोटीन डीएनए से बाइंड करता है। देखो नॉर्मली कहें कि प्रोटीन डीएनए बाइंडिंग को यहाँ पे दोनों बताता है, डीएनए फुट प्रिंटिंग भी बताता है, जेल रिटार्डेशन या इम्सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे इसे बोलते हैं। तो लेकिन यही चीज है, अब देखो क्या है कि ये डीएनए है, अगर डीएनए पे प्रोटीन बाइंड रहेगा, ये प्रोटीन है मान लो बाइंड है, तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराओगे तो जहां जहां प्रोटीन बाइंड रहेगा वहां वहां कट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसको मूवमेंट कराओगे तो अलग अलग बाइंड आएगा, तो वो अलग चीज है, उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए प्रिंटिंग बोलेंगे। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जैसे कि मान लो क्या है कि अब आपका डीएनए से प्रोटीन बाइंड है मान लो, ये अलग कॉन्सेप्ट है ना। अब यही जब डीएनए डीएनए पे, तो ये भारीपन की वजह से, वजन के, जहां से प्रोटीन ज्यादा बाइंड रहेगा तो मूव कराओगे तो जो हल्का डीएनए रहेगा आगे जाएगा, जो भारी डीएनए रहेगा पीछे रह जाएगा। देखो अगर सिर्फ पूछे प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, तो वहां पे इन दोनों में से एक देगा, डीएनए प्रिंटिंग देगा। लेकिन अगर माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन द जेल इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ प्रोटीन, तो जिसपे प्रोटीन लगा रहेगा
वो धीरे मूव करेगा, जिस पे प्रोटीन नहीं लगा रहेगा वो तेजी से मूव करेगा, तो उसे जेल रिटार्डेशन बोलोगे, इम्सा बोलोगे। ध्यान रखना, दोनों में माइनर डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है कि भैया जंगल में क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो लार्ज एनिमल जैसे हाथी हो गया, गैंडा, ये सब हो गए, वो सब चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, कुचल के मर जाते हैं। तो ये किस तरह का रिलेशन है भैया? देखो, म्यूचुअलिज्म तो है नहीं, ना हाथी को फायदा हो रहा है कुचलने से, ना प्लांट को। कमेंसलिज्म तो है नहीं, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि सामने वाला का फायदा हो जाए, आपका कोई नुकसान ना हो। पैरासिटिज्म तो है नहीं कि एक को घाटा हो रहा है एक को नुकसान, मतलब हाथी को कोई फायदा हो। एमेंसिलिज्म है भैया, एमेंसिलिज्म का मतलब होता है कि आप जानबूझ के अनजाने में दूसरे का घाटा करवा दे रहे हैं, बस आपका कोई फायदा नहीं है, आप दूसरों का घाटा करवा दे रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, एमेंसिलिज्म, दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये एमेंसिलिज्म है। समझ रहे हो बात को? इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, बॉटनी का हम कोर्स कराते हैं एक्चुअली में। तो आपका अभी एसएसबी उड़ीसा का एग्जाम हो जा रहा है, आगे अगर आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है, जो कि हम बॉटनी का सब कुछ आपको 2500 रुपये में दे देते हैं। यहाँ पे 230 लोग हमारे कोर्स में, 230 से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं। यहाँ पे आपको हम पीपीटी भी दे देते हैं, हैरिटेन नोट्स भी दे देते हैं, ऑडियो नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ दे देते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हो भाई। और डेमो के लिए मत पूछना, डेमो देख ही रहे हो, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा धीमा, क्योंकि वो क्लास होती है, लाइव नहीं होती है। हम सुबह रिकॉर्ड करते हैं, फिर वही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम पे ऐप बनवाने का बहुत खर्चा आता है भैया, और ऐप वाले कहेंगे कि आप इतना सस्ता बेच नहीं सकते, मतलब इतना सस्ता आप कोर्स दे नहीं सकते। हम्म। अगला क्वेश्चन है, देखो एमसी अर्थर करके इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जानवरों को, ऑर्गेनिज्मों को दो कैटेगरी में बांटा, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। ठीक है, तो आर सिलेक्टेड का कौन नहीं है? हाई इंटरेस्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ। देखो, आर सिलेक्टेड मतलब होते हैं छोटे जानवर, जैसे कि सीप हो गया, मछली हो गया, या कीड़े हो गए, ऐसे करके मधुमक्खी, ये सब। तो उनमें बहुत तेजी से बच्चे होता है, अंडा उंडा बहुत ज्यादा, स्मॉल बॉडी साइड होता है, और बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने लग जाते हैं भैया। इंसानों की तरह नहीं होते कि एक 25 साल तक पढ़ाई करो, 27 में शादी करो, 32 में जाके आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। गुड कंपटीशन एबिलिटी भैया, आर सिलेक्टेड में कंपटीशन का कोई नहीं होता। के सिलेक्टेड वाले, जैसे के सिलेक्टेड, जैसे हाथी हो गए, बाघ हो गए, हम इंसान हो गए, हम के सिलेक्टेड है, हमारे में पेरेंटल केयर ज्यादा होता है। हमारे में क्या होता है, जो डेथ रेट होता है वो अर्ली एज में कम होता है, लेट एज में ज्यादा होता है। हम किस तरह का कर्व शो करते हैं? टाइप वन का कर्व शो करते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व, जो कि कॉन्वेक्स टाइप का होता है। हमको पता है बहुत सारे चीज आपको नहीं आता है, ये सब सीएसआई या नेट में पढ़ा जाता है ना। चलो आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व? देखो आ भी गया। तो टाइप 3 जो होता है, देखो हम बना देते हैं, देखो ये है ना, ये देखो क्या है, ऐसे करके होता है कर्व। देखो, इधर से देखोगे तो ये क्या है, टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ये तो स्ट्रेट है, और ये है कॉनकेव। तो टाइप 3 जो होता है कॉनकेव होता है, टाइप 3 ये है। तो जनरेशन टाइम इज हाई। ठीक है, टाइप 3 में नहीं भाई, हाई नहीं होता, मतलब बच्चा पैदा करने का हाई नहीं होता, आराम से बच्चे पैदा, नंबर ऑफ प्रोजेनीज लो ज्यादा होते हैं भैया। फ्यू रीच टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अर्ली एज में क्या होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं टाइप 3 में ना, जैसे कीड़े उड़े हो गए, मछली के बच्चे हो गए, ये सब। तो वही मैं बता रहा था आपको। देखो सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ। टाइप 1 इंसान शो करते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या होता है, अर्ली एज में क्या होता है, डेथ रेट कम होता है, पेरेंटल केयर ज्यादा होता है, जब लास्ट एज आता है तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं। टाइप 2 क्या होता है, जो पंछी वंछी होते हैं वो शो करते हैं, जिनमें कोई भी फिक्स नहीं टाइम होता है, वो कभी भी मर सकते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन देखा जाता है, वो कभी भी मर सकते हैं। टाइप 3 क्या होता है, पेरेंटल केयर कम होता है, ये आर सिलेक्टेड होते हैं। और क्या होते हैं भैया, ये अर्ली एज में इनमें डेथ रेट ज्यादा होता है। जैसे मान लो एक मुर्गी है, 10 अंडे दी है, तो उसमें 10 में से पहले निकलेंगे 6, फिर छोटे छोटे रंगों कौआ उठा ले जाएगा। अरे क्रो, कौआ नहीं जानते हो? उसमें से 3 को कौआ उठा ले गया, दो बचे, एक एक थोड़ा सा और बड़ा हुआ, एक बिल्ली उठा लेगी, एक बचा है जो बड़ा हुआ है, अभी इधर उधर कुकड़ू करता है। तो ये सब आर सिलेक्टेड है, टाइप 3। पकड़ पा रहे हो बातों को? ओके, चलो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन फॉलोइंग प्रोटीन बाइंड टू न्यूली सेपरेटेड पेरेंटल स्ट्रैंड बाय द हेलिकेज। देखो क्या होता है भैया, आपका हेलिकेज ये सब करके, जो हेलिकेज एमसीएम प्रोटीन होता है वो हेलिकेज होता है यूकैरियोटिक में ना। तो वो क्या करता, हाँ, फॉलोइंग बाइंड, अच्छा, विच ऑफ द
फाइंड न्यूली सेपरेटेड एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज। एमसीएम हेलिकेज होता है, आरपीए होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर आरपीए होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीएम तो हेलिकेज होता है जो डीएनए के बाइंड को खोलता है, आरपीए होगा इसका राइट आंसर, चॉइस 2। चलो आगे चलते हैं। फेन क्या करता है भैया, एफियन और ये सब क्या करते हैं, लास्ट में जो होता है ना प्राइमर रिमूवल का काम कराते हैं। कौन सा है जो ट्रू नहीं है, देखो टेप्टम डेसेंट ऑफ हेंथर में हेल्प नहीं करता, वो हेल्प करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन को देने में। थोड़ा जल्दी से करते हैं, अब ये सब जानते हो, ये सब टेस्ट के क्वेश्चन है, वो जी सेट का क्वेश्चन नहीं है। क्रेब साइकिल में एल्डोलेज नहीं इन्वॉल्व होता है भैया, एल्डोलेज ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट पाइनस का 4 सेल्ड होता है, साइकस का 3 और इफेड्रा का 5 होता है। स्टाइप होल्ड पास ये सब स्ट्रक्चर लैमिनेरिया यानी ब्राउन एल्गी मिलता है। एबुल मॉस्टर जो होता है भिंडी होता है, मालवेसी का मेंबर है। विस्की एंड रम बनाने के लिए गेहूं वहूं का यूज करते हैं भैया, पोएसी का मेंबर है। ठीक है, जौ ये सब का, जौ का यूज करते हैं, मिलेट बाजरा। द सेल जाइलम और फ्लोएम के साथ जो होता है वो एसोसिएटेड होता है ट्रांसफर सेल, जो कि सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30वां देख लेते हैं भैया, और करेक्ट चूज करना है। रेड कलर ऑफ सी काज बाई ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ओके। कैप सेल उडोगोनियम में फॉर्मेशन होता है। पॉलीसोफोनिया के पास मल्टी एक्सियल थैलस होता है। डायटम का सेल जितने बार डिवाइड करता है वो सेल का साइज छोटा होता रहता है, बढ़ता नहीं है ना। तो एबीसी। तो देखो इस तरीके से हमने ना क्वेश्चन कर लिया है। अब लास्ट में आए हो तो भैया ये जो 100 रुपए वाला हमारा मॉक टेस्ट है वो आप ज्वाइन करके फाइन 500 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा 5वां का। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो सबसे बढ़िया बात क्या है ना, जैसे आप एक क्वेश्चन करते हो, देखो यहाँ पे मैचिंग टाइप के बहुत होते हैं, तो आपका काफी हेल्प हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होता है। अब इंडोजोइक पैरासिटिक कौन है, ठीक है, पैरासिटिक में आप सिर्फ वो सिफिलिस जानते थे, लेकिन हार्वियल्ला का भी यहाँ पे जिक्र हमने किया है। तो देखो बहुत सारा है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो अगर आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन एक से बन सकता है, तो यही हम कर रहे हैं। चलो चलो भाई, मिलते हैं आपसे जल्दी ही।